हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट में जीएस जीके के क्वेश्चन की, जो ओवरऑल पूरे बात करें तो 30 मार्क्स का होगा। तो आज का सेशन सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सुपर टेट जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कोयला नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला नदी को राइन नदी के नाम से जानते हैं। वी आकार की घाटी बनती है नदी द्वारा। ध्यान रखिएगा, अक्सर ये टेट में पूछा जाने वाला यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी कैसे? तो वी आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन। और अगर देखिए, अस्थि विकलांगजन संस्थान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है सिकंदराबाद में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला होता है। और ये आपको बता दूं कि अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर में लगता है। और आपको पता है कि अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो विश्व का यानी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो तो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो है वो पुष्कर में लगता है, जो अजमेर में है। राजस्थान राज्य में अजमेर जिला जो है वहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, जो विश्व का ऊँटों का सबसे बड़ा मेला होता है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका एक रीज़न, इसका जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है कि बर्फ़ की सफ़ेदी के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। आपको पता है कि ये बहुत ठंडा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल भर क्या होती है, बर्फ़ पाई जाती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है? सैयद इब्राहिम रसखान को कहते हैं। रसखान आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मध्यकालीन कवि के बहुत ही श्रेष्ठ कवि के रूप में है। और इनका अगर बात करूं तो सैयद इब्राहिम इनका नाम है। एनसीएफ का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है? देखिए, एनसीएफ का फ्रेमवर्क तैयार करता है केंद्र सरकार, और एनसीईआरटी के माध्यम से एनसीएफ का फ्रेमवर्क तैयार होता है। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें यानी पूर्ण रूप की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। इसका जो फ्रेमवर्क यानी इसका जो रूपरेखा होता है वो केंद्र सरकार और एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत, देखिए इससे पहले 1975 में, ध्यान रखिएगा 1975 में, 1988 में, फिर सन 2000 में और 2005 में, यानी स्वतंत्र भारत का ये चौथा एनसीएफ है। ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 है ये। और इसका जो एनसीएफ का ओवरऑल एनसीएफ की बात करें तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं एक बार फिर से सन लिख देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। ठीक, 2005 में ये एनसीएफ का फ्रेमवर्क तैयार करता है केंद्र सरकार, और एनसीईआरटी के माध्यम से इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है इसका पूर्ण रूप है। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार। आपको पता है इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, लेकिन निकोबार में भी पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। देखिए, ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन में गांधीनगर है, तो आपका आंसर गांधीनगर हो जाएगा। आपको पता है कि कर्क रेखा जो है, आपको पता है कि ये ग्लोब की बात कर रहे हैं और ग्लोब के बीचों बीच जाने वाली रेखा होती है, उसे 0 डिग्री या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। और हमारा भारत इस जगह पर स्थित है, और भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा जो होती है वो कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, और अगर निकटतम दूरी की बात करें तो गांधीनगर हो जाता है। भारत के कौन से पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश की लंबाई जो है, भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है जिसकी स्थलीय सीमा की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 2022 और 2023 में बांग्लादेश के साथ जो भी जितनी भी परियोजनाओं को लेकर मीटिंग हुई है, जितनी भी नदी परियोजनाएं हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि स्थलीय सीमा सबसे अधिक जो है वो कहाँ की है? बांग्लादेश की है, जो भारत का पड़ोसी देश है। और इसके जितने भी परियोजना से संबंधित जितने भी समझौते हुए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक,
आगे है क्वेश्चन, भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वो स्थान हो जाता है कन्याकुमारी। केप ऑफ कमोरिन 8 डिग्री 4 होता है। देखिए भारत का अगर दक्षिण वाला एरिया बात करें तो देखिए भारत का जब नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर होता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर होता है अरब सागर, यानी भारत के दक्षिण के अगर हिस्से में पूर्व की तरफ बात करें तो पूर्व हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम हो गया आपका अरब सागर, और यहाँ दक्षिण में होता है हिंद महासागर। ये तीनों जिस जगह पर मिलते हैं वो होता है कन्याकुमारी, केप ऑफ कमोरिन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुपर टेट में ये कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुपर टेट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।